लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में अमेरिकन पृष्ठभूमि पर उपजा है। अमेरिका 1945 के बाद में यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में काफी सारी समस्याओं से जूझ रहा था। जैसे यूरोप पूरा तबाह हो चुका था, उसको वापस से बसाने में अमेरिका ने बहुत मदद करी। इसके अलावा जैसे वियतनाम वॉर में भी अमेरिका शामिल था और शहरीकरण, बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण भी बहुत सारी चुनौतियां अमेरिका के सामने थे, अमेरिकी प्रशासन के सामने थी। तो 1960 के दशक में अमेरिकी प्रशासन को लेकर के नए विचारों का उदय हुआ, नए विचार आए और इन्हीं को हम नवलोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप भी लोक प्रशासन के छात्र हैं या सरकार कैसे काम करती है इस बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे वीडियोस रेलेवेंट लगते हैं तो। बाकी वीडियोस को भी देखें और अब आपके अगर कोई साथी हैं जो प्रशासन की ही स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो उनके साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना है प्रशासन से संबंधित, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। वापिस आते हैं अपने मेन मुद्दे पर और जानते हैं कि ये जो नवलोक प्रशासन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है क्या और ये किस तरीके से डेवलप हुआ। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ये जो इवोल्यूशन हुआ, जो विकास के चरण थे, पांच अलग अलग चरण हमने पढ़े, 4 गुलामगिर्स्की के हिसाब से, बट नॉर्मली हम 5 चरणों की बात करते हैं। तो हमने देखा था कि 1938 के बाद में, एक सेकेंड, 1938 के बाद में जो है वो चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी प्रशासन को, और ये चुनौती जो है वो भारी पड़ रही थी विचारकों को। इसीलिए उन्होंने क्या करा, कुछ लोग राजनीतिक विज्ञान की तरफ चले गए और कुछ लोग प्रबंध की तरफ, एक विज्ञान के तौर पे इसको वापस से डेवलप करने की तरफ चले गए। ये तो बात हुई विचारकों की, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में जो कुछ हो रहा था, अगर हम अमेरिकी प्रशासन की बात करें, वहां पर जो कुछ हो रहा था उस चीज को सुधारने के लिए एक नई स्टडी हुई, नए विचार आए और इन्हीं विचारों को हम नवलोक प्रशासन कहते हैं। ये शुरू कहां से हुआ? सबसे पहले 1967 में, ठीक है, 1968 में हनी प्रतिवेदन, हनी रिपोर्ट आती है और उसी के साथ ही जैसे ये हनी रिपोर्ट पब्लिश होती है, प्रकाशित होती है, वैसे ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता मिल जाती है। उसके जस्ट बाद में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर एक सम्मेलन होता है 1967 में। फिर मिनोब्रुक सम्मेलन होता है 1968 में। मिनोब्रुक सम्मेलन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इस मिनोब्रुक सम्मेलन में जो कुछ हुआ उसके आधार पर 2 किताबें लिखी गई। एक लिखी गई 1971 में फ्रैंक मैरेनी के द्वारा, ठीक है, और एक जो है वो बाद में लिखी गई ड्वाइट वॉल्डो के द्वारा। तो ये 4 घटनाएं जो हैं वो नवलोक प्रशासन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? हनी प्रतिवेदन 1967 में, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन 1967 में ही होता है, मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में, फ्रैंक मैरेनी एंड ड्वाइट वॉल्डो के प्रकाशन ये 1971 में आते हैं। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मिनोब्रुक सम्मेलन। अभी तक 3 सम्मेलन हो चुके हैं, 1968 में, 1988 में और 2008 में, यानी हर 20 साल के बाद में एक सम्मेलन होता है। ये है क्या? हम पहली मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे। देखिए, ये एक युवा पीढ़ी का सम्मेलन था। युवा पीढ़ी मतलब जो देख चुकी थी दूसरे विश्व युद्ध को, जो देख चुकी थी कि हाँ अमेरिका किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आगे चल करके किस तरीके से डेवलप हो रहा है या क्या कर रहा है, और युवा पीढ़ी काफी परेशान थी कई सारी चीजों से। तो इसी के लिए उन्होंने सम्मेलन करा। इसके 2 मेन कारण रहे। पहला तो 1960 का जो दशक था वो पूरा उथल पुथल का था और पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में काफी मतभेद नजर आने लगे थे। तो इस सम्मेलन में मेन चर्चा इसी बात पर हुई कि परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि सबको, जितने भी समर्थक थे वहां पर, वो प्रचलित व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि हम जैसा चाह रहे हैं प्रशासन वैसा हो, यानी कि यहाँ पर प्रशासन को अपना पुराना रूप छोड़ करके नया रूप अपनाना पड़ेगा। किस तरीके से, वो बताया गया लोक प्रशासन के लक्ष्यों के अंदर। 4 लक्ष्य दिए गए जिसको हम कहते हैं गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि यहाँ पर बताया गया लोक प्रशासन किस तरीके का होगा, क्या काम करेगा। पहला गोल, पहला लक्ष्य उसको दिया गया प्रासंगिक होने का। प्रासंगिक होने का मतलब ये है कि जनता तो चाह रही है आप नई सड़कें बनाओ, आप नया काम करो, कुछ आप कुछ और ही कर रहे हो, तो आप प्रासंगिक कहाँ हुए, है ना।
जो परंपरागत लोक प्रशासन था, यानी पुराना जो प्रशासन था, वो दो प्रकार के लक्ष्य के साथ काम कर रहा था, कुशलता और मितव्ययिता। कुशलता मतलब जो भी हम काम करेंगे उसमें रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका कम से कम खर्च हम करेंगे, संसाधनों का सही तरीके से यूज करना, है ना। फिर मितव्ययिता का मतलब कि वेस्टेज बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, संसाधन ज्यादा वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन नए लोक प्रशासन ने इन लक्ष्यों को अप्रासंगिक करार देते हुए कहा कि आपको और ज्यादा रेलेवेंट होना पड़ेगा, और ज्यादा प्रासंगिक होना पड़ेगा। कैसे? हम जो चाहते हैं, समाज की नई अपेक्षाएं हैं और नई आवश्यकताएं हैं, उन्हीं के संदर्भ में आपको अब काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास मूल्य होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले प्रशासन को मूल्य रहित माना गया था। ये कहा गया था कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनेता जैसे कहते हैं वैसे काम करने पड़ेंगे, इनकी खुद की कोई वैल्यूज नहीं होती, खुद के कोई भी जो है मूल्य नहीं होते। लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में कहूं तो एनपीए ने समाज के लिए आदर्शात्मक मूल्यों पर जोर दिया। मिनोबुर्ग सम्मेलन में ये कहा गया कि अभी तक लोक प्रशासन जिस तरीके से मूल्यों को छिपाता था या बिना मूल्य के काम करता था, मूल्य मतलब जो हमारी वैल्यूज होती हैं, जो नैतिकता होती है, मोरालिटी है, जैसे ऑनेस्टी के साथ काम करना, इस तरीके से हमें जो पिछड़ा वर्ग है उनको सहयोग करते हुए उनको समाज में लेते हुए चलना है। तो मूल्य तटस्थता, इसके सिद्धांत को छोड़ करके हमें क्या करना पड़ेगा? मूल्य आधारित होना पड़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा समाज में अच्छा बदलाव ला सकेंगे। फिर आता है सामाजिक समानता। देखिए, समाज में बदलाव के लिए लोक प्रशासन बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवलोक प्रशासन प्रशासन को ज्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए ये कहता है कि आपको नीतियों को इस तरीके से लागू करना चाहिए कि जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे दुर्बल और असहाय वर्ग है, वो भी विकसित हो सके। इसीलिए क्या होगा, जब हम ऐसा करेंगे तो समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर हो सकेंगी और सामाजिक न्याय जो है वो स्थापित हो पाएगा। परिवर्तन, नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो प्रशासन होता है वो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील नहीं होता, वो व्यवस्था को जस की तस बनाए रखना चाहता है। और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा जड़ता, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जड़ता का मतलब होता है कि एक ही जैसे पैटर्न पर डिपेंडेंट रहना, वो ले आता है कई बार, और इसी की वजह से बहुत बार समस्याएं भी क्रिएट होती हैं। तो इन्होंने कहा कि वर्तमान में समाज निहित स्वार्थों का पोषक बना हुआ है। लोक प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन के औजार के रूप में प्रयुक्त कर समाज के निहित स्वार्थों के शिकंजे से मुक्त कराकर सामाजिक न्याय के मार्ग पर अग्रसर करना है। समाज के जो, मान लीजिए, जो धनी आदमी हैं, जिनके पास ज्यादा ताकत है, लोक प्रशासन उनके लिए काम कर रहा है, तो पिछड़े वर्ग का कौन ध्यान रखेगा? दुर्बल और असहाय का ध्यान कौन रखेगा? वो भी प्रशासन को ही रखना पड़ेगा, और उसके लिए प्रशासन को अपने आप में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, परिवर्तन की ओर जाना पड़ेगा। तो ये था आपका नवलोक प्रशासन, उसके 4 गोल आपको ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप जो है अच्छे से आंसर्स लिख पाएंगे इनके ऊपर। इनमें अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। फिर 2 बुक आई, फ्रैंक मैरेनी और ड्वाइट वोल्डो की। फ्रैंक मैरेनी की बुक का नाम क्या था? नाम था इनका नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, है ना, मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य में, टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। और फिर ड्वाइट वोल्डर ने लिखा था उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। और दोनों ने ही मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई थी उसके ऊपर पूरा डिटेल में इन्होंने लिखा था। और ये माना गया कि मैरेनी, फ्रैंक मैरेनी की जो किताब है वो एनपीए के ऊपर लिखी गई पहली बुक है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक किसे कहा गया? किस विचारक के द्वारा लिखी गई किताब को लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक कहा गया है? तो इन चीजों से एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाती है, बहुत स्पष्ट हो जाती है कि नवलोक प्रशासन ने प्रशासन के रूप को बदलने में, उसको व्यापक बनाने में, लोकहित में काम करने के लिए, इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो योगदान रहा है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवलोक प्रशासन का। फिर 1988 और 2008 में भी दूसरा और तीसरा मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है। देखिए, दूसरा जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है ना, वो काफी हद तक समाज में जिस तरीके के बदलाव आ रहे थे उससे प्रभावित हो रहा है। 1988 के दशक में मार्केट का बहुत ज्यादा बोलबाला था, यानी कि सरकार का रोल कम से कम होना चाहिए और निजी क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, इस तरीके की जो है वो एक विचारधारा चल रही थी।
और मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस दूसरा जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी आप इसी तरीके की जो थॉट प्रोसेस है वो देख पाएंगे। ये होता है 4 सितंबर 1988 को, और ये कहां पर हुआ? सिराक्रूज विश्वविद्यालय है अमेरिका में, वहां पर हुआ। लगभग 60 विद्वान आए थे, अलग अलग क्षेत्र के थे, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों के ज्ञाता थे। इन्होंने ज्यादा व्यवहारिक और ज्यादा बोधगम्य बनाने की कोशिश करी, और इनमें काफी ज्यादा आपको भिन्नता भी देखने को मिलती है प्रथम और द्वितीय सम्मेलनों में। लेकिन दोनों का मकसद एक ही था कि लोक प्रशासन को किस प्रकार से अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित किया जा सके और किस तरीके से इसको और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाया जा सके। फिर आता है तीसरा मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस। ये माफ कीजिएगा 1988 में नहीं है, ये 2008 में है, और 3 से 7 सितंबर 2008 को होता है। ये 2 सेशन होते हैं, ठीक है, 2 सेशन अलग अलग होते हैं 3 से 7 सितंबर के बीच में। और इसमें मेन जो टॉपिक था वो था लोक प्रशासन, लोक प्रबंध और लेख सेवा का समकालीन विश्व में भविष्य। क्योंकि लोक प्रशासन हमें पता है 1990 के बाद में एक नया विचार आता है प्रशासन में, जिसको हम कहते हैं लोक प्रबंध, नव लोक प्रबंध या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और लोक सेवा। इन सब का 21वीं सदी में क्या भविष्य है, इन सब के ऊपर तीसरी मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस होती है, और तकरीबन 13 देशों के 220 विद्वानों ने यहाँ पर भाग लिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ें तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ये क्यों आया, इसकी प्रासंगिकता या प्रॉपर इवेल्युएट करके देखते हैं, इसका विश्लेषण करके देखते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों के लिए वैचारिक एवं कार्यात्मक आधार तैयार करता है। इसके अलावा जो लोक प्रशासन के परंपरागत कार्य हैं, उसके साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्य भी, जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं उनको संपन्न करने के लिए लोक प्रशासन को किस प्रकार का होना चाहिए वो भी यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। यानी व्यापकता, एक प्रासंगिकता और व्यापकता जो है वो प्रशासन को दी है। निग्रो एवं निग्रो के अनुसार मैं चलूं तो यहाँ पर एक नया क्षेत्र उभर करके आया है, पाठ्यक्रम में भी कुछ नई चीजें आई हैं। इन नवीन तत्वों में सर्वाधिक प्रशंसनीय सामाजिक न्याय की सिफारिश करना है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम बहुत सारे जो वर्ग हैं समाज के, उनको साथ में लेकर के हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं अपने समाज को। लेकिन आलोचकों की यह धारणा भी रही कि यह आवश्यक नहीं कि नवीन दृष्टिकोण के आधार पर ही निर्मित नीतियां जन इच्छाओं के अनुकूल ही हों। ठीक है, इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं आपने नया बता दिया तो सब कुछ नया नया होने लगेगा, बट फिर भी सारी आलोचनाओं के बाद भी हमें यह तो मानना ही होगा कि लोक प्रशासन ने पारंपरिक लोक प्रशासन को एक नई दिशा एवं एक नई प्रेरणा प्रदान करी है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे ये वाले जो लेक्चर के नोट्स है परचेज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कोर्स या टेस्ट सीरीज यूपीएससी नेट और पीसीएस के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो भी आपके पास आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप अभी सोच रहे हैं लोक प्रशासन को विषय के रूप में चुनने के लिए, तो आप बिल्कुल एक बार कॉल करके जरूर अपने जो भी सवाल जवाब हैं, जो भी आपकी सवाल है उनके आप जवाब ढूंढ सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करेंगे आप हमें, ये नंबर दिया गया है, आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा नीचे, उस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं उस टेलीग्राम लिंक से। तो जाते जाते चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि ये जो नोटिफिकेशन बेल आपने दबाया है इसमें आपने ऑल का ऑप्शन जो सेलेक्ट कर रखा है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।